नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन, जितना इसका नाम अजीब है उससे ज्यादा इसके कारनामे। वैसे तो ये देश अपने आप को रिपब्लिक मानता है, पर है नहीं। आजादी के नाम पर यहाँ की सरकार आम जनता से कहती है कि 2025 तक हमें एक टाइम ही खाना खाना है, क्योंकि देश में अनाज कम है, जिसका श्रेय ये लोग कोरोना वायरस को देते हैं। तो कोरोना आने से पहले कौन सा थोड़ा यह अनाज बरस रहा था। यहाँ के लोग ना नॉर्थ कोरिया से बाहर जा सकते हैं, ना ही कोई बाहर का व्यक्ति नॉर्थ कोरिया में आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ कोरिया से भागते हुए पकड़ा जाए तो उसे पकड़कर जबरदस्ती लेबर कैंप में भेज दिया जाता है। यहाँ उन लोगों को खूब पीटा जाता है, कड़ी मेहनत करवाते हैं और खाने के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। इस कैंप में आने के बाद उसे नॉर्थ कोरिया का नागरिक भी नहीं माना जाता। नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से कटा रहता है। ये देश किसी भी कंट्री के साथ कुछ भी ट्रेड नहीं करता, सिर्फ अपने पड़ोसी देश चाइना को छोड़कर। नॉर्थ कोरिया का थोड़ा बहुत व्यापार चाइना के साथ ही होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये देश किसी के साथ ट्रेड नहीं करता तो ये चोट्टा पैसा कैसे कमाता है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि इसके लिए नॉर्थ कोरिया क्रिप्टो एक्सचेंज पर साइबर अटैक करके पैसे चुराता है। ये देश क्रिप्टो एक्सचेंज और वित्तीय संस्थाओं पर साइबर अटैक करता है। यही नॉर्थ कोरिया का आय का सबसे बड़ा सोर्स है। साल 2020-21 में नॉर्थ कोरियन साइबर अटैकर्स ने नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में साइबर अटैक करके $50 मिलियन से भी ज्यादा की रकम चुराई। इन सब के अलावा ये देश बॉर्डर पर और समुद्र के रास्ते अवैध व्यापार भी करता है, जिसमें ये चोट्टा चीन भी मिला हुआ है। नॉर्थ कोरिया अपने आप को एक नास्तिक देश मानता है। यहाँ के लोगों को किसी भी धर्म को अपनाने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ के एक ही भगवान है, किम जोंग उन। ह्यूमन राइट तो यहाँ इतने अच्छे है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलिए, आपका तुरंत हिसाब किताब कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग प्राइम मिनिस्टर तक को गरिया देता है। कोरिया या चाइना में तनी करके देखिए, तब समझ में आएगा आजादी क्या चीज होता है। नॉर्थ कोरिया में कुछ हो ना हो, लेकिन इसका मिलिट्री बहुत जबरदस्त है। नॉर्थ कोरिया मिलिट्री पर खूब पैसे खर्च करता है, चाहे आम जनता भूख से मर जाए। यह देश तो अपने जीडीपी का 24% सेना पर ही खर्च कर देता है। इतना तो हम लोग भी नहीं करते। भारत अपने जीडीपी का लगभग 3% ही सेना पर खर्च करता है। 1945 से पहले यह पूरा पेनिनसुला एक ही कोरिया हुआ करता था। पेनिनसुला हम ऐसे लैंड को कहते हैं जिसका तीनों भाग समुद्र से घिरा हुआ हो और एक भाग किसी दूसरे बड़े लैंड से जुड़ा हुआ हो, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। 1910 में जापान ने कोरियाई प्रायद्वीप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस वक्त जापान बहुत शक्तिशाली था। 4 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना ये देश रशिया और चाइना जैसे देशों को भी हरा चुका था। ये छोटा पैकेट इतिहास में बहुत धमाका कर चुका है। ये इतने बड़े बड़े देशों को हराकर सोच रहा था कि सबसे बड़ा हम ही है। जापान से थोड़ा ही आगे एक आइलैंड है, हवाई आइलैंड। जापान अपने ही घमंड में चूर होकर साल 1941 में हवाई के पॉल हार्बर पर अटैक कर दिया। इतना भयंकर बॉम्बिंग किया कि पूरी तरह से तबाही लाकर रख दिया था। यही अटैक करके जापान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलती कर दिया था। पॉल हार्बर पर हुए अटैक को देखकर अमेरिका आग बबूला हो गया, क्योंकि अमेरिका ने पॉल हार्बर पर बहुत बड़ा नेवल बेस बना रखा था, जिसे जापानियों ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया, जिसमें यूएस के 20 जहाज, 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान, नेवल वेसल सब कुछ तबाह करके रख दिया था। हमले के दौरान 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पूरा आइलैंड को तहस नहस करके रख दिया था। अमेरिका बोला ये हमला करके तुम बहुत बड़ा पाप किया है, थोड़ा तो ऐसा सजा देंगे कि पूरा दुनिया याद रखेगा। जापान तो था ही घमंडी, इसको लग रहा था कि सबसे होशियार हम ही है। इधर अमेरिका बना लिया था परमाणु बम, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। पहला बम दागा हिरोशिमा में, दूसरा का दागा नागासाकी में। इतना भयंकर तबाही ला दिया था कि जापानियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इतना भीषण तबाही देख जापान ने निर्णय लिया कि अगर कोई देश हमारी सुरक्षा करेगा तो हम अपनी सेना ही नहीं रखेंगे। अमेरिका ने कहा ठीक है, हम आजीवन तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन तुम अपना सेना कभी नहीं बनाओगे। तब से लेकर आज तक जापान की सुरक्षा अमेरिका ही करता है। जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है। उस वक्त अगर अमेरिका के पास परमाणु बम नहीं होता तो आज दुनिया का सीन ही कुछ अलग होता। जापान इतना पावरफुल था कि कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोरिया भी आजाद हो गया। जैसे ही कोरिया आजाद हुआ, उत्तरी भाग में सोवियत ने और दक्षिणी भाग में अमेरिका ने कब्जा कर लिया। फिर बाद में अमेरिका ने कोरिया के बीचों बीच एक 38वीं समानांतर रेखा खींच दिया, जिससे कोरिया 2 भागों में बट गया। जब यह बात सोवियत को बताया गया तो तुरंत मान गया, कहा ठीक है, उत्तरी वाला भाग हम रख लेते हैं, दक्षिणी वाला भाग आप रख लीजिए। जिसके बाद अमेरिका ने यूएन के सुझाव से साउथ कोरिया में इलेक्शन करवाया, जिसमें सिगमंड री जीते और इन्हें साउथ कोरिया का राष्ट्रपति बनाया गया और इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया कर दिया गया। इसके बाद यूएसएसआर ने भी ऐसा ही किया। नॉर्थ कोरिया का स्थापना हुआ, जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा
गया और किम इल संग को यहाँ का लीडर बनाया गया। किम जोंग उन जो है पगला, उसका दादा था ये। 1948 में सोवियत सेना नॉर्थ कोरिया से वापस लौट गया और 1949 में अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया से हट गई, पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कोई शांति समझौता नहीं हुआ था। साउथ कोरिया सोच रहा था कि नॉर्थ कोरिया पर कब्जा करके पूरे कोरियन पेनिनसुला को हम पूंजीवाद विचारधारा से डेवलप करेंगे, और नॉर्थ कोरिया भी यही सोच रहा था कि पूरे कोरिया को एक करके कम्युनिस्ट बनाएंगे। यूएसएसआर कम्युनिस्ट विचारधारा का था, इसलिए नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार बनाई गई, और अमेरिका कैपिटलिस्ट विचारधारा को फॉलो करता है, इसलिए साउथ कोरिया में पूंजीवाद सरकार बनाई गई। यूएसएसआर का राजदूत और किम इल संग दोनों ने पहले दक्षिण पर हमला करने के मंसूबे से यूएसएसआर के लीडर जोसेफ स्टालिन के पास गए और कहा कि साउथ कोरिया से अमेरिकी सेना भी जा चुकी है, हम चाहे तो बहुत आसानी से पूरे कोरिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं। जोसेफ स्टालिन ने इस हमले के लिए परमिशन भी दे दिया और कहा कि इस हमले में जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। यही से अब कोरियन वॉर शुरू होता है। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरियन आर्मी 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस करके साउथ कोरिया में घुस गया। सबसे पहले इन्होंने साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पर कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे कोरिया पर ही कब्जा कर लिया। लगभग 19% भाग यहाँ तक नॉर्थ कोरिया ने कब्जा कर लिया। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर का समर्थन था और साउथ कोरिया को अमेरिका ने कुछ दिया ही नहीं था। साउथ कोरियन आर्मी के पास न ढंग के हथियार थे, न टैंक, न एयरफोर्स। एक आर्मी के मेन चीजें तो इनके पास थे ही नहीं। तब जाकर यूएन और यूएस के आर्मी साउथ कोरिया के मदद के लिए आए। जनरल डगलस मैकार्थर ने एक प्लान बनाया। इस जगह से तो यूएन की सेना घुस ही चुकी थी। डगलस मैकार्थर ने इस येलो सी से होते हुए इंचोन शहर पर कब्जा किया और इस 38 पैरेलल लाइन को अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि साउथ कोरिया में फंसे नॉर्थ कोरियन आर्मी को किसी भी तरह का कोई मदद न मिल पाए। पूरी की पूरी सप्लाई चेन को ही तोड़ दिया। ये वही डगलस मैकार्थर है जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को हराया था। यूएन सेना ने जल्द ही पूरे साउथ कोरिया को अपने कंट्रोल में लेकर आजाद करवा दिया। लेकिन जनरल डगलस मैकार्थर यहाँ भी रुके नहीं। उन्होंने अपनी सेना को 38 पैरेलल लाइन क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया में जाने का आदेश दे दिया। यूएन सेना ने नॉर्थ कोरिया को पछाड़ते हुए इस यालू रिवर तक पहुँच गए। इसी रिवर से चाइना का बॉर्डर भी लगता है। उस वक्त हैरी स्ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने डगलस मैकार्थर को कहा, आप इतने आगे क्यों जा रहे हैं? आपको साफ साफ कहा गया था कि 38 पैरेलल लाइन तक ही रहना है, हो सकता है वहाँ से चाइना हमला कर दे। पर डगलस मैकार्थर फिर भी नहीं माने और इधर से सोवियत चाइना को उस्काने लगा। कहा, आपको जो भी मदद चाहिए हम देंगे, बस आप युद्ध में उतरिए। यहीं से चाइना भी इस युद्ध में कूद पड़ा। चाइना ने पूरे यूएन सेना को पछाड़ते हुए फिर से साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल को अपने कब्जे में ले लिया। जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने जनरल डगलस मैकार्थर को वापस बुला लिया, जिसके जगह एक दूसरे जनरल को कमान दिया गया। इन्होंने जल्दी सियोल को अपने कब्जे में ले लिया और भयंकर बमबारी की, जिससे चाइनीज और नॉर्थ कोरियन आर्मी को पीछे हटना पड़ा। फिर 2 साल बाद 27 जुलाई 1953 को एक आर्मिस्टिस साइन होता है, जिसमें 38 पैरेलल लाइन को डीमिलिटराइज जोन कर दिया गया। इस लाइन से दोनों देशों की आर्मी 2-2 किलोमीटर पीछे हट गई, जिसे 4 किलोमीटर चौड़ा डीमिलिटराइज जोन कहा गया। युद्ध तो रुक गया, पर इन दोनों देशों के बीच कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुआ था। इस तरह 1953 में कोरियन वॉर समाप्त हुआ और दोनों देशों के लीडर ने अपना अपना सत्ता संभाला। शुरुआती दिनों में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज्यादा समृद्ध और डेवलप था। वही साउथ कोरिया में गरीबी और भूखमरी था, जो आज नॉर्थ कोरिया में है। 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद नॉर्थ कोरिया का पतन चालू हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से सोवियत पर निर्भर था। इसके 3 साल बाद ही नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग की मौत हो गई, जिसके बाद बेटवा किम जोंग इल ने कुर्सी संभाली। इसके बाद से ही यहाँ बाढ़, सूखा और भूखमरी के हालात बनने लगे। 1994 से 98 तक उत्तर कोरिया में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें 2,40,000 से लेकर 3.5 मिलियन लोगों की मौत हुई। यहाँ तक कि 2002 और 2004 में भारत ने उत्तर कोरिया को भीषण अकाल से निकलने के लिए 2000 टन खाद्यान्न का योगदान दिया। इसके बाद 2010 में जब नॉर्थ कोरिया भारत से मदद मांगने आया था, तब हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए 1300 टन दाल और $1 मिलियन का गेहूं दिलवाया था। इन सब के अलावा भी कई बार हम नॉर्थ कोरिया की मदद कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का था नॉर्थ कोरिया का इतिहास। वैसे आज भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। 1948 से लेकर आज तक नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही परिवार का राज है। जब नॉर्थ कोरिया बना था तब किम इल संग, इसके बाद इसका बेटा किम जोंग इल, फिर इसका बेटा किम जोंग उन, और अब तक तो यही है। चुनाव तो यहाँ होता है, पर हंसी मजाक के लिए। उम्मीदवार के रूप में यहाँ एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, जो किम जोंग उन है। इसके क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। 2011 में जब इसके पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब उत्तर कोरिया के सभी लोगों को ये कहा गया था कि अगर किसी ने अपने लीडर के अंतिम यात्रा में आकर आंसू नहीं बहाए, तो उसके और उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इसी डर से उस दिन लाखों लोग सड़क पर आकर झूठा रोने का ढोंग कर रहे थे। असलियत में अंदर से सब खुश थे, पर आंसू दिखाना मजबूरी था। अगर ये भी आपको कम लग रहा है तो और सुनिए। किम जोंग इल के पुण्य तिथि पर 11 दिनों तक हंसने, मुस्कुराने, शराब पीने, किसी भी तरह की खुशियां मनाने पर पूरी तरह से बैन है। अगर किसी का बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो भूल ही जाइए। और
और अगर इस बीच किसी का देहांत हो जाए तो घर के लोग रो भी नहीं सकते। अगर रोने का आवाज घर के बाहर आ गया तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन 11 दिनों तक डेड बॉडी को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, यहाँ तक कि बाजार से कोई कुछ खरीद नहीं सकता। अगर आपके घर में राशन खत्म हो गया तो चुपचाप घर में बैठिए। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।